अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक्स बुलेटिन के साथ मैं हूं नूर फातिमा। गुड़ाया पेंसोता लॉ एसोसिएट से और मेरे साथ मौजूद है सर जाहिद रसूल गुड़ाया। सर एडवोकेट हाई कोर्ट है, FCM में ICMAP और टैक्स में माहिर हैं। आज के अहम सवाल आपसे शेयर करने जा रहे हैं। सर जैसे कि जो ई-कॉमर्स है उसमें FBR ने 2 लाख लिमिट सेट कर दी है और विद होल्डिंग टैक्स भी इम्पोज कर रहा है FBR गेटवे के जरिए। तो सर ये सब क्या है? ई कॉमर्स में ये वो लोग हैं जो कि अपनी गुड्स को बेचते हैं इंटरनेट के थ्रू। जैसे इंटरनेट पे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, OLX है और इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, उनके ऊपर जाके गुड्स को अपलोड करते हैं और बेच देते हैं। बायर वहां से ढूंढते हैं। लाइकवाइज कुछ लोगों ने अपनी वेबसाइट्स भी बनाई हुई हैं। वेबसाइट्स के ऊपर वो अपना शूज़ लेने हैं आपने तो सर्विस वालों ने बनाया हुआ है। अगर आपने कोई मेडिसिन लेनी है तो मुख्तलिफ जो हर्बल मेडिसिन वाले हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, उसके ऊपर वो अपनी गुड्स को अपलोड कर देते हैं। बायर ऑर्डर करता है वेबसाइट के थ्रू सप्लायर को जिसने अपनी गुड्स को अपलोड किया हुआ है वेबसाइट के ऊपर। तो ये इस तरह से जो कारोबार हो रहा होता है हम इसको ई कॉमर्स कहते हैं। जब सेलर सेल करेगा तो वो गुड्स को किसी ना किसी तरीके से बायर के पास तो भेजेगा। अब भेजने के लिए वो कोरियर का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो कोरियर लेके गुड्स जो हैं लाइक जाहिद अपना एक ऑर्डर प्लेस करते हैं प्रोडक्ट A का वेबसाइट के ऊपर। तो प्रोडक्ट A का जो मालिक है, जो सप्लायर है, वो गुड्स किसी TCS वाले को देगा और कहेगा कि ये गुड्स जो है जाहिद को दे आओ। अब वो जो TCS वाला आएगा वो मुझे कहेगा कि आप ये गुड्स रख लें और आपने एक ऑप्शन चूज किया था ऑर्डर करते हुए कि आई विल पे व्हेन आई विल रिसीव द गुड्स, जिसको हम कैश ऑन डिलीवरी भी कहते हैं कि मुझे आप गुड्स को डिलीवर करेंगे जो मैं ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर किया था, जब मैं रिसीव करूंगा साथ ही पेमेंट कर दूंगा। तो इसको कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाल दिया नंबर 2 ऑफ 2025। उसमें उन्होंने कह दिया कि जो इस तरह करके ट्रांजैक्शन होगी ना जिसमें कैश ऑन डिलीवरी है और जो प्रोडक्ट A की प्राइस है वो 2 लाख या इससे ज्यादा है, तो जाहिद जब प्रोडक्ट A के मालिक को पेमेंट करेगा ना तो वो कैश ऑन डिलीवरी कैश नहीं पकड़ाएगा बल्कि बैंकिंग चैनल को यूज करेगा। ठीक है जी। तो ये गवर्नमेंट चाह रही है कि जो कैशलेस इकोनॉमी है उसकी तरफ जाया जाए, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ लेके जाएं और बायर है वो 2 लाख से ज्यादा रुपए की जब कीमत अदा करे तो वो बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करे। ये तो हो गया थ्रू ई कॉमर्स। अच्छा, ई कॉमर्स में वो हमें पता है कि सेक्शन 6 से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो इंसर्ट किया गया। अगर पेमेंट जो है वो थ्रू बैंकिंग चैनल हो रही होगी तो फिर जो टैक्स का रेट होगा विद होल्डिंग का वो 1% होगा और अगर कैश ऑन डिलीवरी होगी लाइक अगर 1 लाख रुपए की अमाउंट है तो फिर 2% होगा और ये फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी होगा इनकम टैक्स की में सप्लायर की। अगर हम दूसरी तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे रिटेलर के लिए भी उन्होंने कुछ कदगन लगाया है। उन्होंने क्या कंडीशन लगाई है FBR ने कहा है कि अगर रिटेलर बंदा जो कि आम ऐसी गुड्स को बेचता है जिसको लेके किसी ने कंज्यूम करनी होती हैं। अब मैं चेयर लेने जाता हूँ एक फर्नीचर वाले के पास, अगर चेयर की प्राइस 2 लाख या इससे ज्यादा है तो रिटेलर के ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई है कि रिटेलर 2 लाख मुझसे कैश नहीं लेगा, बल्कि रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर मुझे कहेगा कि सर हमारा ये अकाउंट है, इसके अंदर अपने अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर कर दें। तो ये वो 2 लाख की कहानी है जो कि सर्कुलर नंबर 2 2025 के थ्रू, और ये वो कहानी है विद होल्डिंग टैक्स के बारे में जो कि मैंने आपके सामने रखी। सर जैसे कि सुनने में आ रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो टैक्स और फाइनेंस के केसेस होंगे वो DB सुना पड़ेगी, तो सर ये क्या है? इसमें वो बताना जरूरी है कि टैक्स के केसेस हाई कोर्ट में जाते क्यों हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को अगर हम देखते हैं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अपील से रिलेटेड एक पूरा पार्ट मौजूद है चैप्टर 10 के अंदर। वो पार्ट क्या कहता है, उसमें कमिश्नर अपील के बारे में सेक्शन है, सेक्शन 1 to 7, वहाँ पे एपलेट ट्रिब्यूनल के बारे में सेक्शन है, सेक्शन 131 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और वहाँ पे सेक्शन 133 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। अगर कोई बंदा एपलेट ट्रिब्यूनल के आर्डर से एग्रीव्ड है तो क्या होगा, वो एक टैक्स का रेफरेंस फाइल कर सकता है
हाई कोर्ट में। अब जो टैक्स का रेफरेंस वो फाइल करेगा ना, तो सेक्शन 133 में लिखा हुआ है कि उसको सुनने के लिए डीबी होगी। डीबी मीन डिविजनल बेंच होगा हाई कोर्ट का, जिसमें एक से ज्यादा जजेस बैठेंगे, 2 जज बैठेंगे और वो हियरिंग करेंगे और एज पर लॉ जो वो समझते हैं वो डिसाइड कर देंगे। अब डेवलपमेंट क्या हुई है? अच्छा, सेल टैक्स में भी ऐसे ही है कि सेल टैक्स में सेक्शन 47 है ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990, जिसमें अगर कोई बंदा एग्रीव्ड है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल, देन ही मे फाइल reference in Lahore High Court under section 47 of the Sale Tax Act 1990। ये तो बड़ा क्लियर है, ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है जो कि चल रहा है कि 2 जज साहब सुनेंगे। अब क्या हुआ? अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि कुछ हम रिट्स लेके जा रहे होते हैं। रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। वो क्या होता था, उसमें एक मोहतरम जज साहब सुनते थे और वो डिसाइड करते थे, और अगर पिटिशनर है वो सेटिस्फाई नहीं है उनके आर्डर से, तो वो ICA इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करता था और वहां पे DB 2 जजेस साहबान की होती थी और वो मामले को सुनते थे। लेकिन अब क्या है, अब ये जो नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है, इसमें कहा गया कि टैक्स और फाइनेंस की जो रिट पिटिशंस भी हुआ करेंगी अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी डिविजनल बेंच सुना करेंगे। और डिविजनल बेंच के लिए मैं बताता जाऊं कि इसमें जजेस की तादाद 1 से ज्यादा होती है, और DB जो है यहाँ पे 2 मोहतरम जजेस साहबान जो हैं वो बैठकर जो रिट पिटीशन होगी रेलेवेंट टू टैक्स और फाइनेंशियल मैटर, दे विल कंडक्ट द हियरिंग एंड डिसाइड एज पर लॉ। ये है जी सारा मामला। सर, जैसे कि FTO ने FBR के ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया, तो सर ये कौन से ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है? इसमें कुछ इस तरह से है कि FTO है क्या, ये मैं बताता जाऊं। फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन, इसमें अगर कोई बंदा पाकिस्तानी अगर वो FBR के स्टाफ है, उसके किसी एक्शन से वो सेटिस्फाई नहीं है, वो समझता है कि वो जो एक्शन है FBR के स्टाफ का वो मैलिड एडमिनिस्ट्रेशन में आता है या फिर वो कोई करप्शन का कोई इशू है, तो वो FTO के पास जा सकता है, फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन के पास। वो एक इनफॉर्मल सा एक फोरम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना मुद्दा जो है, अपनी दरख्वास्त जो है वो FTO साहब के सामने रखते हैं और वो बड़ी जल्दी से वो उसको सुन लेते हैं और जो ड्यू रिलीफ होता है वो दे देते हैं। अब यहाँ पे ये है कि FTO साहब के नॉलेज में लाया गया कि पाकिस्तान में आप देखें, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बहुत सी ऐसी इंपोर्टेड गुड्स हैं जो कि नॉन कस्टम पेड होती हैं। हम लाहौर में शाह आलम मार्केट चले जाएं तो आपको जो इंपोर्टेड गुड्स हैं जिन पे कस्टम ड्यूटी पे नहीं हुई, वो बड़ी वाफर मकदार में मौजूद होंगी। तो कोई बंदा उसने अप्रोच किया कंप्लेंट फाइल करके FTO को कि ये जो गुड्स आ जाती हैं ये FBR के इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो नहीं आ सकती। तो फिर FTO ने ये समझा कि FBR के 2 इंटेलिजेंस वाले हैं, एक I&I इनलैंड रेवेन्यू, क्योंकि FBR के मेनली 2 विंग हैं, एक कस्टम्स और एक IRS इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज। तो उन्होंने इन दोनों के अफसरान को कहा कि जनाब आप देखें, आइडेंटिफाई करें वो कौन से लोग हैं जो कि कौमी खजाने को, नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कि जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं या जिस तरह भी स्मगल हो रही हैं वो अननोटिस चली जाती हैं, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज नहीं इकट्ठी हो रही हैं, उनके ऊपर सेल टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं कलेक्ट हो रही, इनकम टैक्स नहीं हो रहा, जो कि रेवेन्यू को इकट्ठा करने में एक बहुत बड़ी हर्डल है। तो उन अफसरान को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन स्टाफ को आइडेंटिफाई करने के लिए FTO ने इंस्ट्रक्शंस पास की हैं इंटेलिजेंस IRS को भी और इंटेलिजेंस कस्टम को भी कि आप उनको आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके जो कोई अगर इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये है वो जो कि रिकमेंडेशंस आई हैं फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन की तरफ से। सर, सुनने में आ रहा है कि जो अगला माली बजट है वो FBR की जगह जो फाइनेंस डिवीजन है वो पेश करेगी। ये एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी एक टैक्स पेयर की, कंसल्टेंट्स की, कि जो पॉलिसी मेकिंग है और जो इन्फोर्समेंट है इसको अलहदा किया जाए। FBR बेसिकली इन्फोर्समेंट कर रहा है और जो पॉलिसीज बनानी है वो FBR का काम नहीं है, इसको FBR से अलहदा किया जाए। तो रिसेंटली सुनने में आया है कि पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन PBA और SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम करवाया हुआ था। उस
प्रोग्राम में सेनेटर औरंगजेब साहब हमारे जो हैं वो तशरीफ लेके गए, तो उन्होंने अनाउंस किया कि नेक्स्ट माली बजट से, नेक्स्ट फिस्कल ईयर जो कि 2026 यूजुअली मई में आ जाता है हर साल, बजट पेश किया जाएगा वो FBR की तरफ से नहीं होगा बल्कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसकी तरफ से होगा। वो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पे जो पॉलिसी वाले हैं वो एक्टिव रोल प्ले करेंगे और FBR के रोल को वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। देखते हैं क्या ये इस पे अमल दरामद होता है। अगर होता है तो ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी जो कि टैक्स पेयर्स की थी, टैक्स कंसल्टेंट्स की थी, वो पूरी होने जा रही है। बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है उसके लिए FBI को कहा जा रहा है कि आप लोग मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसे वेरिफिकेशन करें। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है हमारे मोहतरम टैक्स कंसल्टेंट्स जो हैं उनकी तरफ से FBR को। आई थिंक लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने भी लिखा है, आई एम नॉट श्योर, मैंने खुद नहीं देखा लेकिन सुनने में आया है कि LTBA ने भी लिखा है FBR को कि आप अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है टैक्स पेयर की, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन तो है FBR की ऑलरेडी, उसके अंदर फेस रिकग्निशन और बायोमेट्रिक को ऐड कर दें, सो डैट के जिस तरह आप अपने HBL अकाउंट में लॉग इन हो रहे होते हैं थ्रू योर बायोमेट्रिक एंड फेस रिकग्निशन, तो इस तरह जो भी बंदा एप्लीकेशन जिसके पास है वो ई-सहूलत पे जाने की बजाय, किसी और दुकान के ऊपर जाने की बजाय, नादरा वालों के पास जाने, वो अपने मोबाइल ऐप को ओपन करे, उससे अपनी वेरिफिकेशन करवा दे, तो इससे सहूलत होगी, इजी होगा, बंदा इनोवेटिव जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करने से बेहतरी आएगी। तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है FBR को। अब देखते हैं कि FBR इसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है या फिर इसको पोस्टपोन करता है और कब वो बेहतर समझता है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जी सर, थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, ये थी आज की अहम तरीन न्यूज़। मजीद इस तरह की न्यूज़ के लिए DMH न्यूज़ और गुराया एंड पिनसोता के साथ रहें। अल्लाह निगहबान।